हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आई वुड रिकमेंड मेरे चैनल पर जाइए और उन्हें चेकआउट कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं फ्यूचर में और अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूं। तो इसी के साथ विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट रेडी इनटू इट। एपिसोड की शुरुआत में हमें सोयोक को दिखाया जाता है, वही ब्लाइंड गर्ल जिसको थांग ने पिछले एपिसोड में मार दिया होता है। यह उसके टीनेज का सीन होता है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट के अंदर ड्रिंक कर रही होती है। सभी दोस्त काफ़ी ड्रंक हालत में होते हैं। तभी सोयोक एक सिगरेट जलाती है और वहाँ गैस लीकेज के कारण आग लग जाती है, जिससे उससे आधा चेहरा उस हादसे में जल जाता है। अगले सीन में हमें सोयोक को उसके पेरेंट्स के घर पर दिखाते हैं जहाँ वह गैस के पाइप से गैस लीक कर रही होती है। तभी उसकी माँ गैस की स्मेल से जाग जाती है और सोयोक को ऐसा करते देख लेती है। इससे सोयोक का प्लान फेल हो जाता है और वह उसे चाकू से अपने पेरेंट्स को मार देती है। हमें मालूम लगता है कि सोयोक ने ये सब इंश्योरेंस के पैसों के लिए किया होता है और हमें ये सब सोयोक के पास्ट की बातें एक पोस्ट से पता चलती है जो कि उसी की कज़न ने सोशल मीडिया पर अपलोड की होती है। यहाँ कार में डिटेक्टिव नानगम वही पोस्ट पढ़ रहे होते हैं और वह सोयोक के उसी कज़न से मिलने गए होते हैं। उसकी कज़न की बातों से हमें पता चलता है कि सोयोक से वो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। डिटेक्टिव नान उनसे पूछते हैं कि आप सोयोक से आखिरी बार कब मिली थी। तब वह कहती है कि वो एलिमेंट्री में थे, तब उसने सोयोक को लास्ट टाइम देखा था। तब सोयोक ने उस पर गर्म पानी फेंका और मारने की कोशिश की थी, जिससे उसका साइड का आधा चेहरा जल गया था और तब से वह सोयोक से नफरत करती है। और ये स्टोरी सुनकर डिटेक्टिव वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव पार्क को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जहाँ डिपार्टमेंट के सारे साथी उनके लिए केक वगैरह लाकर सेलिब्रेट करते हैं। हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव पार्क ने अपनी जॉब से रिटायर ले रहे हैं और अपनी वाइफ के साथ अब्रॉड शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं। चीफ से पूछते हैं कि उन 2 लड़कों का क्या हुआ जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी, कुछ पता चला उनके कातिल का। तब चीफ कहते हैं कि नहीं, हमें अभी तक उनके बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। यहाँ डिटेक्टिव नानकम और डिटेक्टिव यून जू चोंग के फ्यूनरल में आए होते हैं। जू चोंग उन्हीं 2 लड़कों में से एक का नाम होता है। जहाँ डिटेक्टिव नान जू चोंग की माँ से कुछ पूछने की कोशिश करता है, बट उसकी माँ शायद इतना अपसेट थी कि वो डिटेक्टिव को थप्पड़ मारकर वहाँ से निकाल देती है। दोनों वहाँ से निकलकर कार में बैठकर जाने लगते हैं। तभी डिटेक्टिव यान नानगम से कहता है कि आपको थोड़ी नरमी से बात करनी चाहिए थी उनसे। उन्होंने हाल ही में अपने बेटे को खोया है। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी गुस्सा करता। ये सुनकर डिटेक्टिव नान उससे नाराज़ होता है और कहता है कि तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। ये कहते हुए वो कहता है कि जिसे तुम बेगुनाह समझ रहे हो वो दरअसल गुनहगार है। दोनों हरामी थे साले। यहाँ नान अपने पुराने केस के बारे में बताते हुए कहता है कि काम योंग नाम की एक लड़की थी जिसका जू चोंग और उसके दोस्त ने पूरी तरह से रेप कर दिया था और इस टाइम वो दोनों नाबालिग थे, तो पुलिस ने उन दोनों को छोड़ दिया होता है। उस बेचारी लड़की को ना तो इंसाफ मिला और ना बदला और इस इंसिडेंट के 1 महीने बाद काम योंग सुसाइड कर लेती है। और इससे भी वाहियात बात तो ये थी कि काम योंग के फ्यूनरल के दिन जू चोंग की माँ आकर उस बेचारी लड़की पर ही इल्ज़ाम लगाने लगती है और उसकी फैमिली को बुरा भला बोलने लगती है। डिटेक्टिव यान कहता है कि कहीं काम योंग के फादर का तो इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है ना। तो नान कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है और हमें उसी स्टोर में दिखाया जाता है जहाँ पर थांग काम करता था। थांग का मैनेजर कहता है कि हाँ, मैंने सोयोक को देखा है पर वो कभी शॉप में आई नहीं। नान उस दिन की फुटेज के बारे में पूछता है, तब मैनेजर कहता है कि हमारे पास सिर्फ 5 दिन पुरानी फुटेज अवेलेबल है। डिटेक्टिव थांग के बारे में पूछता है, जिस पर मैनेजर बताता है कि थांग ने जिस दिन से एडवांस लिया है तब से वो काम पर नहीं आया। मैनेजर की बातों से डिटेक्टिव को शक होता है कि ज़रूर थांग का कुछ ना कुछ तो सोयोक से लेना देना है। यहाँ थांग को टेलीग्राम अकाउंट से एक टेक्स्ट आता है जिसका नाम होता है ओनली फॉर हीरोज़। इसे देखकर थांग काफ़ी डर जाता है। तभी उसके दरवाजे पर बेल बजती है और उसके लिए एक लेटर आया होता है और इसमें लिखा होता है कि स्टोर के मैनेजर ने थांग पर फ्रॉड का केस फाइल किया होता है। दूसरी तरफ नान को पता चलता है कि थांग के नाम पर फ्रॉड का केस हुआ है। तो वो लीगल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को थांग के बारे में कुछ भी पता चले तो उसे इन्फॉर्म करने को बोलता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और डिटेक्टिव यान को कामयोंग के घर पर दिखाते हैं, जहाँ कामयोंग का फादर बोलता है कि उसे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक था। हमेशा सबकी फ़ोटो खींचती थी, बहुत प्यारी बच्ची थी और सबकी मदद करना पसंद करती थी। मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए मैंने उन दोनों कमीनों को मार दिया। और ये सुनकर यान चौंक जाता है।
दूसरी तरफ थांग पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और खुद को सरेंडर करने की बात करता है। ऑफिसर को ये फ्रॉड का केस लगता है तो वो उसे रात को 9 बजे आने को बोलता है। यहाँ थांग स्टोर के और उसकी माँ के बैंक के अकाउंट के पैसों को अलग अलग एनवलप में रखता है और सारे एविडेंस को प्लास्टिक में रैप कर बैग में डाल देता है। यहाँ डिटेक्टिव यान कामयोंग के फादर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, जहाँ उसका फादर कहता है कि मैंने उन दोनों लड़कों को एक ईंट से मारा था और अब वो ईंट कहाँ है मुझे याद नहीं। डिटेक्टिव नान इंटेरोगेशन के बाद कामयोंग के फादर के पास कुछ पेपर्स लेकर आते हैं और नान उनसे कहते हैं कि अगर आप थक गए तो बाहर जाकर सिगरेट पी सकते हैं। इस पर कामयोंग का फादर कहता है कि मैं सिगरेट बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। डिटेक्टिव कहते हैं कि फिर आपने खून नहीं किया क्योंकि खूनी ने जू चोंग का फेस सिगरेट से पहले जलाया था और किलर एक राइट हैंडेड था, बट आप तो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। नान कहता है कि आप सरेंडर क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर कामयोंग का फादर घबरा जाता है। तभी नान का बॉस उसे गुस्से से बाहर ले जाता है। यहाँ नान सिर्फ सच का पता लगाना चाहता है, पर उसके बॉस को मामला सब साफ दिखाई दे रहा था। नान उन्हें समझाते हुए कहता है कि हम जो कर रहे हैं वो सब गलत है। नान के कहने पर कामयोंग के फादर को छोड़ देते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उसी मर्डर वाली रात का फ्लैशबैक आता है, जहाँ वह बड़ा सा चाकू लेकर जू चोंग और उसके दोस्त को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। वो काफ़ी नर्वस होते हैं। तभी उन्हें उसी टेलीग्राम अकाउंट ओनली फॉर हीरो से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अचानक कामयोंग के फादर को कोई कार से ठोक देता है और ये कोई और नहीं जू चोंग की माँ थी। डिटेक्टिव यान ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि कामयोंग का फादर ही किलर है। मीनवाइल थांग अपनी माँ के अकाउंट में पैसे जमा करता है और बैंक से जैसे ही वह बाहर निकलता है, दो लोग बाइक पर आकर उसका बैग छीन लेते हैं और थांग को उसी बीच चोट लग जाती है। देर बाद थांग को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ एम्बुलेंस के अंदर वह सोचता है कि क्या किस्मत है, जब मैं खुद सरेंडर करने जा रहा था तभी ये सब हो गया। मीनवाइल वो स्नैचर्स थांग के बैग से पैसे निकालकर बैग को ब्रिज से पानी में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ कामयोंग के फादर हॉस्पिटल में होते हैं, जहां डिटेक्टिव नान उनसे बार बार यही पूछते हैं कि आप अपने सिर पर इल्ज़ाम क्यों ले रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि किलर कौन है। कामयोंग का फादर बोलता है कि मैंने ही उन दोनों को मारा है और मुझे ये करके बहुत सुकून भी मिला। बाद में नर्स कामयोंग के फादर को टहलने बाहर ले जाती है। तभी उसी टेलीग्राम अकाउंट से उन्हें मैसेज आता है। यह थांग भी उसी हॉस्पिटल में होता है, जहाँ कामयोंग के फादर की नज़र थांग पर पड़ जाती है और वह घबराकर उसका पीछा करने लगते हैं। और यहाँ फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जहाँ एक्चुअली कामयोंग के फादर ने थांग को मर्डर करते देख लिया था और यहाँ प्रेजेंट में वो पीछा करते करते हॉस्पिटल में गिर जाते हैं, जहाँ पर थांग आकर उनकी मदद करने लगता है। तब कामयोंग के फादर कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ बहुत पुलिस वाले। थांग उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप ही थे जिन्होंने टेलीग्राम पर मुझे मैसेज किया और उन लोगों को भेजा मेरा बैग छीनने के लिए। कामयोंग का फादर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले, तो मैं उनका ध्यान बटाता हूँ। थांग वहाँ से डर कर भागने लगता है, डर जाता है और हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। वहाँ से बाहर निकलते ही उस पर डिटेक्टिव नान की नज़र पड़ जाती है और डिटेक्टिव नान उसका पीछा करने लगता है। मीनवाइल हॉस्पिटल के अंदर कामयोंग के फादर बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर सुसाइड कर लेते हैं। और बैकग्राउंड में हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थांग उन दोनों लड़कों से लड़ते लड़ते उन्हें मार देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। डिटेक्टिव नान जैसे ही थांग को पकड़ने जाते हैं, तभी उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहाँ कामयोंग के फादर ने सुसाइड कर ली होती है और वह हॉस्पिटल जाते हैं। दूसरी तरफ थांग के अपार्टमेंट में उसकी माँ और बहन आती है, जहाँ उन्हें थांग का लेटर मिलता है और सीन यहाँ से सीधा शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कामयोंग के फादर किसी के साथ ड्रिंक कर रहे हैं और अब वह अपने बेटी की कहानी को सुना रहे होते हैं और यहीं पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है।